हेलो एवरीवन, सचिन शर्मा मैथ्स एकेडमी में आप सभी का स्वागत। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं डिस्कस करने वाला हूं क्लास 10th मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 9 त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग। स्टूडेंट्स, इसके पहले मैंने आपको पूरा ट्रिग्नोमेट्री कंप्लीट कराई थी। आज हम लोग उसका एप्लीकेशन की त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग क्या होता है उसको डिटेल में समझने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। स्टूडेंट्स, अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो मेरे चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाली नई वीडियोस को आप सबसे पहले देख पाएँ। तो स्टूडेंट्स, चलिए देखते हैं यहाँ पे क्या है त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग। दृष्टि रेखा क्या होती है, बेसिक चीज़ को समझेंगे, उसके बाद हम लोग एक्सरसाइज की क्या बोलते हैं कि हर एक एग्जाम्पल को सॉल्व करेंगे इस वीडियो में। ठीक, तो दृष्टि रेखा स्टूडेंट्स क्या होती है, जिसको लाइन ऑफ साइट बोलते हैं। ये क्या होती है बच्चों कि प्रेक्षक की आंख से, प्रेक्षक मतलब होता है कि जैसे कोई व्यक्ति है किसी वस्तु को देख रहा है तो व्यक्ति को बोलेंगे, या कोई बच्चा है, कोई लड़की है जो किसी वस्तु को देखता है, जो भी पर्सन्स किसी वस्तु को देखता है उसको बोलते हैं प्रेक्षक। ठीक, तो प्रेक्षक की आंख से वस्तु को मिलाने वाली रेखा दृष्टि रेखा कहलाती है। ठीक ना, प्रेक्षक की आंख से वस्तु को मिलाने वाली जो रेखा होती है वो क्या कहलाती है, दृष्टि रेखा कहलाती है। कौन सी वस्तु, जिसे प्रेक्षक देखता है। ठीक, जिस वस्तु को प्रेक्षक देखता है उसकी बात हो रही है। ठीक, उन्नयन कोण क्या होता है, जिसको कहते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। देखिएगा फिगर आपके सामने, यहाँ पे मैं क्या बताया, जैसे देखिए कि यहाँ पे एक पतंग उड़ रही है ऊपर और यहाँ पे कोई एक बच्ची है या कोई लड़की है जो उस पतंग को देख रही है। ठीक, तो देखिए अभी ये क्या आपकी लड़की है, क्या है, लड़की है। आर्ट मेरी एकदम पैदल है, आर्ट में मैं बिल्कुल जीरो हूँ। ठीक ना, इसलिए समझिएगा ये कोई लड़की है जो इस पतंग को क्या कर रही है, देख रही है। बात को समझिएगा। तो इस बच्ची के नेत्र और इस वस्तु को ये जो मिलाने वाली रेखा है उसको बोलते हैं दृष्टि रेखा। क्या बोलते हैं बच्चों, दृष्टि रेखा। समझना थोड़ा यहाँ पे, वो हम बताने क्या वाले हैं आपको, उन्नयन कोण क्या होता है, जिसको कहते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। वह स्थिति जब वस्तु को देखने के लिए हमें अपना सिर ऊपर उठाना होता है तो दृष्टि रेखा एवं क्षैतिज रेखा के बीच बने कोण को उन्नयन या इसी को क्या कहते हैं, उन्नतांश कोण कहते हैं। बच्चों, उन्नयन जो है, उन्नयन मतलब ऊंचे हो नयन। तो सोचिए ऊंचे नयन कब होंगे, जब कोई वस्तु ऊपर होगी और प्रेक्षक नीचे होगा। बात को समझना यहाँ पे, जब प्रेक्षक हमारा कहीं नीचे होगा और वस्तु ऊपर होगी तो इस वस्तु को, जैसे यहाँ पे पतंग उड़ रही है, इस पतंग को अगर इस लड़की को देखना है तो लड़की अपने सिर को ऊपर उठाएगी। ठीक, तो उन्नयन कोण में क्या होता है, नयन को ऊपर रखना होता है, यानी ऊंचे हो नयन। ठीक, उसको बोलते हैं उन्नयन। तो ये होती है, मैंने बताया कि प्रेक्षक की नेत्र और वस्तु को मिलाने वाली रेखा दृष्टि रेखा। और बच्चों, जो पृथ्वी की तरह आपकी एक लाइन होती है उसको हम बोलते हैं क्षैतिज स्तर या इसे आधार कहते हैं। ठीक, तो एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे मैंने क्या बोला कि क्षैतिज रेखा या क्षैतिज स्तर और दृष्टि रेखा के बीच इस पतंग को देखने पर, ठीक ना, इस पतंग को देखने पर जो दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के बीच कोण बन रहा है वो बन रहा है आपका कौन सा कोण, उन्नयन कोण। बात समझ रहे हैं। इसी तरीके से अब बात करते हैं हम किसकी, अवनमन कोण की। वह स्थिति जब वस्तु को देखने के लिए हमें अपना सिर नीचे झुकाना होता है तो दृष्टि रेखा एवं क्षैतिज रेखा के बीच बने कोण को अवनमन या अवतनांश कोण कहते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, एक चीज़ ध्यान सुनना, एंगल ऑफ डिप्रेशंस, अवनमन कोण। देखो अवनमन, इसमें एक वर्ड आ रहा है नमन। तो जब हम किसी को नमस्कार करते हैं, नमन करते हैं, तो अपने सिर को क्या करते हैं, झुका लेते हैं। बात को समझिएगा, जब हम किसी को नमस्कार या नमन करते हैं तो अपने सिर को क्या करते हैं, झुका लेते हैं। तो वही यहाँ पे बोल रहा था कि वह स्थिति जब वस्तु को देखने के लिए हमें अपना सिर नीचे झुकाना होता है तो दृष्टि रेखा एवं क्षैतिज रेखा के बीच बने कोण को अवनमन या अवतनांश कोण कहते हैं। देखना बच्चों, यहाँ पे ये हमारा क्या है, ये यहाँ पे मेरी क्या है, वस्तु है। ठीक, यहाँ पे क्या है देखना, मान लीजिए कि ये छत पर यहाँ एक मकान है, उस मकान पर ये यहाँ पर आप सपोज करिए यहाँ पे कोई बच्चा है। ठीक, अब इस बच्चे ने
क्या किया कि इस देखना यहाँ पे क्या है कि मकान है, मकान की छत पर कोई एक बच्चा खड़ा है, ठीक। उसने क्या किया कि वस्तु आपकी कहाँ है, नीचे है, उस छत से इस वस्तु को देख रहा है। तो क्या करेगा, जब छत से इस वस्तु को, ज़मीन पर स्थित वस्तु को या क्षैतिज स्तर पर स्थित वस्तु को जब देखेगा तो अपने सर को झुका लेगा। तो देखिए, जो क्षैतिज स्तर होता है या तो पृथ्वी होती है या पृथ्वी के समांतर एक कोई काल्पनिक रेखा होती है। बात मेरी ध्यान से सुनिएगा। जब प्रेक्षक ऊपर होता है, वस्तु नीचे होती है, तो प्रेक्षक को वस्तु को देखने के लिए अपने सिर को नीचे झुकाना पड़ता है। ऐसी दशा में जो दृष्टि रेखा होती है और ये क्षैतिज जो स्तर होता है उसके बीच ये जो एंगल बनता है, ठीक, क्षैतिज स्तर और दृष्टि रेखा के बीच में जो ये एंगल बनता है इसे हम कहते हैं अवनमन को। एक बार मैं फिर से रिपीट करता हूँ, सुनना कि क्षैतिज स्तर जो होता है या तो पृथ्वी होती है या उसके सापेक्ष या उसके समांतर एक कोई काल्पनिक रेखा होती है। तो बच्चों यहाँ पे ऊपर हमें ना क्षैतिज स्तर के लिए एक काल्पनिक रेखा खींचनी पड़ती है। तो देखिए, मैंने कहा कि यहाँ प्रेक्षक छत पर है और वस्तु नीचे है, तो ऊपर से प्रेक्षक को उस छत के ऊपर से वस्तु को देखने के लिए अपने सिर को झुकाना पड़ेगा। तो बताया मैंने, प्रेक्षक की नेत्र और वस्तु को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं बच्चों, दृष्टि रेखा। क्या बोलते हैं, दृष्टि रेखा। तो दृष्टि रेखा और क्षैतिज स्तर के बीच में जो कोण बन रहा है अवनमन कोण होता है। और याद रखना बच्चों, ये वाला कोण हमेशा इस कोण के बराबर होता है। इसको कहते हैं एकांतर अंतः कोण। क्या कहते हैं बच्चों, एकांतर अंतः कोण। जब भी कभी जड़ बनता है, जड़ यानी जब दो पैरेलल लाइन को, दो समांतर लाइनों को एक तिर्यक रेखा काटती है, तो ये जो दोनों एंगल बनते हैं इनको कहते हैं एकांतर अंतः कोण। अंतर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ये आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। क्लियर। तो चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट, आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग इस तरीके से पूरा जो बेसिक था हमने उसको बता दिया आपको। अब हम चलते हैं इस एग्जांपल्स। आज के इस वीडियो में हम हर एक एग्जांपल को डिटेल में सॉल्व करेंगे, ठीक ना। तो देखिएगा, ये था आपके सामने। अब हम बात करते हैं एग्जांपल्स की, ठीक। तो एग्जांपल नंबर फर्स्ट आपके सामने कह रहा, धरती पर एक मीनार खड़ी है। धरती के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 15 मीटर दूर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। चलिए देखते हैं। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले फिगर बनाते हैं। ध्यान से फिगर, आपका फिगर ड्रा करते हैं, उसके बाद आपको समझा देते हैं। ये आपका फिगर हुआ, ध्यान समझिएगा, ठीक। क्या धरती पर एक, ये आपकी समझिए, धरती एक क्षैतिज की तरह होगी, ये आपकी धरती हो गई, ठीक। और ये आपकी मीनार खड़ी है, ठीक। ध्यान सुनिएगा। तो कह रहा है कि धरती पर एक मीनार ऊर्ध्वाधर, ऊर्ध्वाधर बच्चों होता है ना कि एकदम ऊपर की तरफ, ठीक। धरती के एक बिंदु से, धरती पर कोई एक पॉइंट मान लिया मैंने, यहाँ पे एक पॉइंट मान लिया सी है, ठीक, से जो कि मीनार के पाद बिंदु से 15 मीटर दूर है। ये पॉइंट सी जो है ना, मीनार के पाद मतलब पैर से बच्चों, ये यहाँ पे कितनी दूरी पर है, वो कह रहा है कि 15 मीटर दूरी पर है। क्लियर। चलिए, ये जो बिंदु है इस मीनार के पास से 15 मीटर दूरी पर है। मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, बच्चों देखो मीनार का शिखर यहाँ है। कह रहा है कि भूमि पर जो बिंदु है वो कह रहा है पाद से, मीनार के पास से 15 मीटर दूरी पर है, और उस मीनार के शिखर से, है ना, इस मीनार के जो शिखर है उसका उन्नयन कोण बच्चों। तो ये देखो, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण कहाँ बनेगा, नीचे बनेगा। ये कोण कितना है, 60 अंश। उन्नयन कोण हमेशा यहाँ नीचे बनेगा, 60 अंश। तो मीनार की ऊंचाई, तो मान लिया हाइट कितनी बच्चों, h। बात समझ रहे हैं। चलिए देखते हैं। तो मीनार की हाइट पूछ रहा था, हमने मान लिया, माना मीनार की क्या ऊंचाई स्मॉल h है, ठीक। अब देखिएगा, फिर अब हम लोग क्या करते हैं, जब इतना हो गया तो नेक्स्ट। तो बच्चों देखो, हमें ऊंचाई चाहिए, तो ए को, ए लंब है और ये आधार है। तो किस त्रिकोणमितीय अनुपात में लंब और आधार आता है, या तो tan आएगा या तो काट आएगा। तो हम tan ही लेते हैं, लिखेंगे समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ABC में बच्चों 90 है, ठीक। ABC में ये लंब है और ये आधार है, तो लेंगे tan थीटा। tan 60 अंश बराबर लंब h है, आधार कितना है, 15 है।
tan 60 अंश का मान बच्चों होता है करड़ी में 3 बराबर h बट्टे 15 बट्टा 1, यहाँ क्रॉस गुणा करेंगे तो h एक कम h बराबर हो जाएगा बच्चों 15 करड़ी में 3। अच्छा, तो ये हो जाएगा h बराबर क्या, ये इतना मीटर, ये हमारी हो जाएगी मीनार की। अतः मीनार की ऊंचाई बराबर h बराबर हो गया 15 करड़ी में 3 मीटर। दिस इज़ द रिक्वायर्ड आंसर ऑफ द एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट। ओके, नाउ चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल पर, ध्यान दीजिएगा सभी लोग। इस तरीके से पहला एग्जाम्पल हमने क्या किया, सॉल्व कर लिया। एग्जाम्पल नंबर सेकेंड, एग्जाम्पल नंबर सेकेंड को देखिएगा, उदाहरण नंबर 2। उदाहरण नंबर 2 यहाँ पे देखिए, कह रहा है कि एक बिजली मिस्त्री को एक 5 मीटर ऊंचे खंभे पर आ गई खराबी की मरम्मत करनी है। मरम्मत का काम करने के लिए उसे खंभे के शिखर से 1.3 मीटर नीचे एक बिंदु तक पहुंचना चाहती है। देखिए यहाँ ए डी जो आपका है ना, ए डी, ये ए से लेके डी तक ये एक खंभा है जो 5 मीटर ऊंचा है। ठीक, कह रहा है इस खंभे के शिखर मतलब ए से 1.3 मीटर तक नीचे तक पहुंचना है। यहाँ मरम्मत यहाँ पे करनी है, खंभे के शिखर से 1.3 मीटर नीचे पहुंचना चाहती है। यहाँ तक पहुंचने के लिए प्रयुक्त सीढ़ी की लंबाई कितनी होनी चाहिए। सीढ़ी की क्या पूछा, लेंथ, इसकी लंबाई कितनी होनी चाहिए। सीढ़ी लगा के ही तो यहाँ पे पहुँचेगा। तो फिर पूछा है कि जिससे कि 36 से 60 अंश के कोण से झुकाने पर वह अपेक्षित स्थिति तक पहुँच जाए। यहाँ पे जो कोण है, सीढ़ी कितने, 36 से सीढ़ी 60 अंश पर झुकी होनी चाहिए। ठीक, और यह भी बताइए कि खंभे का पाद बिंदु कितनी दूरी पर सीढ़ी के पाद बिंदु से होना चाहिए। कह रहा है कि जो खंभे का पाद बिंदु है, ये पैर यानी डी पॉइंट जो है ना, कह रहा पाद बिंदु कितनी दूरी पर सीढ़ी के पाद बिंदु से होना चाहिए। सीढ़ी का पाद बिंदु सी, यानी जो खंभे का पाद बिंदु डी है उस सी से कितना दूर होना चाहिए, यानी डी सी दूरी पूछ रहा है आपसे। ठीक, तो चलिए शुरू करते हैं। कड़ी में 3 का मान बच्चों 1.73 यूज़ करने के लिए दिया है बुक में। तो बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल नंबर सेकेंड देखिएगा यहाँ पर, एग्जाम्पल नंबर सेकेंड तो फिगर बनाते हैं। यहाँ पे ध्यान से देखिएगा फिगर को। ये खंभा ए, उसका शिखर है और ये पॉइंट डी है। ठीक, यहाँ पे जो पॉइंट है वो सी। ये है आपकी सीढ़ी, क्या है बच्चों आपकी, ये है आपकी सीढ़ी। ये है सीढ़ी बच्चों आपकी। ठीक, ये सीढ़ी लगा है, इसी के सहारे वो मिस्त्री जाएगा खंभे के शिखर के यहाँ। ठीक, अच्छा ध्यान देना यहाँ पे। तो खंभा हमारा पूरा एडी है, ये बी पॉइंट तक उसको आना है, ये इसी बी पॉइंट तक पहुँचना है। अगर वो सी से चढ़ रहा है मिस्त्री और बी पॉइंट पे जाके रुक जाना है, वो शिखर से कितना नीचे, 1.3, कितना नीचे आना बच्चों, 1.3। क्लियर, कितना नीचे आना है, 1.3। अब आगे देखते हैं। और पूरे खंभे की ऊंचाई कितनी थी बच्चों, पूरे खंभे की ऊंचाई है आपकी, पूरे खंभे की ऊंचाई बच्चों है 5 मीटर। क्लियर, चलिए तो पूछ रहा सीढ़ी की लंबाई बच्चों, ये यल बताना है। ठीक, तो एक काम का करते हैं, ध्यान देना है यहाँ पे। ए से डी तक कितना बच्चों, चूँकि ए डी बराबर 5 मीटर यौम ए बी बराबर बच्चों 1.3 मीटर। तो अगर मैं क्या करूं, बी डी निकालना, अगर मुझे बी डी, अगर ये बी डी दूरी निकालनी है तो पूरी दूरी में से, पूरे ए डी में से घटा देंगे किसको, ए बी को। तो ए डी, ए से डी तक बच्चे कितना हमारा 5, ए से बी तक कितना 1.3, घटा देंगे बच्चों तो आ जाएगा कितना हमारा 3.7 मीटर। ठीक, तो चलिए देखिएगा। तो सीढ़ी की लंबाई पूछा, तो लंबाई में देखो एक कर्ड है, 90 के सामने जो होता है वो कर्ड होता है। ठीक, और सीढ़ी 36 से कैंस के कोण पे झुकी है 60 अंश के कोण पे। तो देखिए ये है कर्ड, ये है हमारा लंब, बात समझ रहे हैं। ये है कर्ड और ये 90 के ठीक सामने कर्ड होता है, ये लंब है हमारा, थीटा के ठीक सामने लंब होता है। लंब कर्ड का रिलेशन बन रहा है, तो लिख देना समकोण त्रिभुज ए बी सॉरी ए डी सी में क्या हो जाएगा बच्चों, लंब है
ये लंब है और 90 के सामने कर्ण है, साइन थीटा। साइन थीटा का अंश बन रहा है 60 अंश। लंब हमारा हो जाएगा, मान लिया कि जो सीढ़ी थी उसकी लंबाई l है और बट्टे ये क्या हो जाएगा आपका, लंब हमारा है 5। ठीक, तो इसको सॉल्व कर देते हैं। तो बच्चों एक चीज़ ध्यान दे दीजिएगा यहाँ पे, अगर हमें, चूँकि हमें क्या निकालना है, ये चीज़ इतनी ही ज़रूरत है ना। चलिए ठीक, हाँ ओनली हमें देखिए ये बी पॉइंट पे पहुँच के करना है काम। तो कहने का मतलब ये है कि आपको त्रिभुज बी डी सी, सॉरी यहाँ पे बच्चों, यहाँ पे बी कर लीजिए, बस मिटा देता हूँ यहाँ पे, देखिए बी डी सी में। ठीक, चलिए तो हो जाएगा tan 60 का मान कड़ी में 3, लंबाई l है बच्चों। और देखो जब हम बच्चों किस में चलेंगे, बी डी सी में चलेंगे। देखो बी डी सी में तो हमें बी से डी तक ही लंब है, तो बी डी हमारा 3.7 है बच्चों। कितना है, 3.7। तो ये हमारा हो जाएगा 3.7 बट्टा 1 क्रॉस मल्टीप्लाई l बराबर हो जाएगा कड़ी में 3 गुणे 3.7। कड़ी में 3 का मान बच्चों 1.7 और गुणे 3.7, इसका बच्चों गुणा कर देंगे तो हमारा आ जाएगा यहाँ पे 4.28 मीटर। ये हो जाएगी हमारी साइन 60 का मान बच्चों क्या होता है, कड़ी में 3/2, सॉरी यहाँ पे 2 रहेगा, तो और बट्टा कितना रहेगा बच्चों यहाँ पे 2। ठीक, बट्टे में क्या रहेगा, 2 रहेगा, तो इसका गुणा करके 2 से भाग देंगे बच्चों, 4.28 आएगा। ये आपका हो जाएगा आंसर। ठीक, तो चलिए अब आगे देखना बच्चों एक बार। और क्या पूछा, क्या है कि जो खंभे का ये पाद बिंदु है आधार, वो कह रहा है कि सीढ़ी के पाद बिंदु से कितनी दूरी पर होना चाहिए, यानी डीसी दूरी पूछा है। ये डीसी निकाला, देखो डीसी हमारा क्या आधार है और ये क्या है, लंब है। तो लंब और आधार यानी tan बनेगा। लिखेंगे समकोण त्रिभुज ए बी डी सी में, अब यहाँ पे tan लेंगे, tan 60 अंश बराबर लंब हमारा बी डी है, क्या है बी डी बट्टा आधार डी सी है, और बी डी का मान कितना है बच्चों, 3.7 है। कितना है, 3.7 है, और बट्टा डी सी। tan 60 का मान बच्चों कड़ी में 3 होता है बराबर 3.7 बट्टा डी सी बट्टा 1 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो डी सी बराबर हो जाएगा 3.7 बट्टा कड़ी में 3। अच्छा, अब देखो बच्चों इसका हम क्या कर देंगे, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 3.7, ध्यान से देखिए 3.7 बट्टा कड़ी में 3 का मान 1.7, तो 37 ऊपर हो गया, नीचे हो गया 17, 17 दूनी 34, 2.14 आएगा बच्चों। क्या आएगा, 2.14 ठीक मीटर। ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक ना, 2.14 ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। ये यानी कि खंभे के आधार से मीनार की जो सीढ़ी है, सीढ़ी का जो आधार कितनी दूरी पर है, वो 2.14। ठीक, दोनों बिंदु डी और सी के बीच की दूरी निकल गई। ठीक, चलिए अब चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 3 पर। एग्जाम्पल नंबर 3 क्या कहता है, सुनिएगा। यहाँ ये आपके सामने है, ये देखिए कह रहा है 1.5 मीटर लंबा एक प्रेक्षक एक चिमनी से 28.5 मीटर की दूरी पर है। उसकी आंखों से चिमनी के शिखर का उन्नयन कोण 45 अंश है, चिमनी की ऊंचाई। तो ये फिगर में देखिए चिमनी है, ठीक, और कह रहा फिर यहाँ पे नीचे 1.5 मीटर लंबा एक प्रेक्षक मतलब वही व्यक्ति बता, जो वो लड़की है उसको बोला प्रेक्षक। ठीक, चिमनी की ऊंचाई मतलब हाइट ऑफ ये बतानी है, यहाँ पे चिमनी की हाइट ऐसे मान लेंगे। ठीक, तो देखिएगा बनाते हैं फिगर। तो ये रही आपकी जो है एक, ये पहले खींच देते हैं 36 आपका, ये चीज़ खींच दिया मैंने। ये चिमनी है आपकी ए से लेके सी तक, सॉरी यहाँ पे पॉइंट आप ई मान लीजिए। ठीक, यहाँ पे जो पॉइंट है ई है। ठीक, ए ई एक चिमनी है। अब बच्चों देखो यहाँ पर और क्या है ना कि एक लड़की खड़ी है, एक प्रेक्षक खड़ी है। देखिए यहाँ पे ये जो एरो है ना,
इस एरो को आप समझिएगा, ये क्या है आपका है, एक प्रेक्षक। क्या बोला मैंने, प्रेक्षक मतलब वही जो व्यक्ति किसी वस्तु को देख रहा है, ठीक, देखने वाला क्या बोला जाता है, प्रेक्षक। अब देखना, और इस प्रेक्षक की जो हाइट है ना बच्चों, वो कितनी है, 1.5 मीटर है, ठीक, हाइट ऑफ ऑब्जर्व, ठीक ना। यहाँ पे जो हाइट मतलब प्रेक्षक की जो हाइट है वो कितनी, 1.5। अब ध्यान से देखना, कह रहा है कि एक लंबा प्रेक्षक एक चिमनी से 28.5 मीटर की दूरी पर है। इस चिमनी से ना, ये जो चिमनी हमारी ए से ई तक चिमनी, ये दूरी दिया हमारी, ठीक, 28.5 मीटर की दूरी पर प्रेक्षक खड़ा है। फिर क्या कह रहा है, उसकी आंखों से चिमनी के शिखर का उन्नयन को, चिमनी का शिखर बच्चों यहाँ पे है, ए ई, जो ए ई है बच्चों, एक क्या है हमारी चिमनी है, और चिमनी के शिखर का उन्नयन कोण यहाँ पे नीचे बनेगा, ये चीज़ यहाँ बनेगा। और एक कह रहा है इस शिखर का उन्नयन कोण यहाँ पे बनेगा, वो कितना है, 45 डिग्री। बच्चों हमेशा ये क्षैतिज रेखा है और ये दृष्टि रेखा है। जब यहाँ से प्रेक्षक शिखर को देखेगा तो ये शिखर को मिलाने वाली रेखा, प्रेक्षक के नेत्र को मिलाने वाली रेखा दृष्टि रेखा, और ये क्षैतिज रेखा, तो हमेशा ये उन्नयन कोण जो शिखर का बनेगा दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के बीच में बनेगा, ठीक। ये 45 अंश है। तो पूछ रहा है कि इस चिमनी की क्या बताने, हाइट मान लिया, हाइट कितनी है बच्चों आपकी, एच है, ठीक। अब ध्यान देना है, चूँकि देखना, अब यहाँ पर जो आपका ए पॉइंट है, ये पॉइंट ई है, और नीचे जो पॉइंट बी मान लेते हैं, यहाँ पे पॉइंट सी है, यहाँ पे पॉइंट डी है। तो एक काम हम लोग करते हैं, ए बी निकालेंगे सबसे पहले, ए बी, ए से लेकर के बी तक। तो ए से ई तक आइए पहले, ए से ई तक आइए, प्लस ई से बी तक आ जाइए, या बी से ई तक आइए। तो बच्चों आप बताइए, ए ई तो ठीक है, प्लस बी ई दूरी कितना है, बी ई, बी से ई। देखो बच्चों यहाँ पे प्रेक्षक कितना है, जितनी हाइट ए है, ए डी सी है, उतना, सॉरी यहाँ पे जो पॉइंट होगा ना ई है, ठीक, ये आपको मिल जा रहा है इसमें। तो ई बी कितना, 1.5, बात समझ रहे हैं, और इतना मीटर हो जाएगा हमारा ए बी, क्लियर है। अब बात समझना, और जो आपका सी से बी सी दूरी जो है, जितना बी सी है उतना आपका डी ई है, दोनों तो बराबर दूरियां हैं, 28.5 ही है मीटर। अच्छा अब देखो, हमें हाइट पूछा है ए से ई तक, उसको हम एच माने हैं, मीनार की क्या है, इस सॉरी मीनार नहीं, चिमनी कह रहा है, ठीक, चिमनी की हाइट पूछा है, इसलिए देखो बच्चों ये लंब है और ये आधार है, तो लंब आधार का रिलेशन बन रहा है। लिखेंगे समकोण त्रिभुज ए डी ई में, ठीक, टैन कैंस बन रहा बच्चों 45 अंश बराबर लंब हमारा एच है बटे आधार है 28.5। ये जितना लंबा है उतना ए भी लंबा है, दोनों 28.5 ही रहेंगे। टैन 45 की वैल्यू 1 होती है, एच बट्टा 28.5, क्रॉस मल्टीप्लाई एच का 1 में, एच बराबर 28.5 का 1 में करेंगे तो 28.5। अतः मीनार की, सॉरी मीनार बोल रहा हूँ, चिमनी है, चिमनी की जो ऊंचाई है वो कितनी हो जाएगी, 28.5 मीटर। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। ओके, तो इस तरीके से एग्जाम्पल नंबर 3 क्या हो चुका है, सॉल्व हो चुका है। अब हम बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर 4 की। एग्जाम्पल नंबर 4 क्या कहता है, सुनिएगा ध्यान से, उसको भी हम लोग सॉल्व करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 4 क्या है देखिएगा। एग्जाम्पल 4 सामने आपके यहाँ पे देखिए, करा भूमि के एक बिंदु P से एक 10 मीटर ऊंचे भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है। भवन के शिखर पर एक ध्वज लहराया जाता है। जो भवन खड़ा है यहाँ पे ना, ए बी भवन जो है ना, ए से बी तक, उसके ऊपर एक फ्लैग लगा हुआ, झंडा जो कि लहर रहा है, ठीक। और ध्वज P से ध्वज के शिखर का उन्नयन कोण, और P से ध्वज के शिखर का उन्नयन कोण 45 अंश है। अच्छा, फिर कहा ध्वज दंड की लंबाई और बिंदु, ध्वज दंड की लंबाई और बिंदु P से भवन की दूरी, अच्छा ये यानी दूरी ज्ञात कीजिए। यहाँ आप करीब 3 बराबर इतना यूज़ करना है, ठीक। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन बच्चों, मैं इसको समझाता हूँ, देखना। इसमें फिगर जो है ना वो सबसे इम्पॉर्टेंट है। अगर आप फिगर को बना लेते हो तो समझ जाइए कि आपके लिए क्वेश्चन बहुत ही आसान होगा। ये कोई मकान है तो आप बस मान कर चलते रहिए,
कि बच्चों ए से लेकर के बी तक आपके पास कोई एक मकान है, ठीक। ये क्या चीज़ है? मकान। सुनते रहिए बात। और उसके ऊपर कह रहा बच्चों एक झंडा लगा है, कि इसके ऊपर एक क्या लगा हुआ है? इसके ऊपर एक फ्लैग है, मान लिया पॉइंट डी है, और यहाँ पे एक झंडा जो बच्चों लहर रहा है। बात समझिएगा, यहाँ पे एक झंडा है जो कि लहर रहा है, ठीक। तो मकान के ऊपर एक क्या हो गया? एक झंडा हो गया। अब सुनिएगा फिर क्या कहता है कि भूमि के एक बिंदु P से एक 10 मीटर ऊंचे भवन के शिखर का 10 मीटर ऊंचा भवन है, यानी A से B तक जो है बच्चों, A से B तक कितना है? 10 मीटर ऊंचा भवन है। 10 मीटर ऊंचे भवन का उन्नयन, भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है। तो चलिए देखिएगा, भवन का शिखर यहाँ पे देखो बच्चों, ए से लेके बी तक मकान या भवन है, तो भवन का शिखर बी होगा, और ये आपका है 36 स्तर। उसका उन्नयन कोण बच्चों, ये उन्नयन कोण हमेशा नीचे बनेगा, ये यहाँ पे इस शिखर का उन्नयन कोण यहाँ बन रहा है। कै अंश का बन रहा है? कह रहा है कि 30 अंश का उन्नयन कोण है, ठीक। फिर क्या कहता है कि भवन के शिखर पर एक ध्वज लहराया गया और बिंदु P से ध्वज के शिखर का, ध्वज माने झंडे का शिखर एकदम ऊपर होगा, और उसी पॉइंट P से ही ध्वज के शिखर का, पहले मकान के शिखर का बना रहा है 30 अंश का, और ध्वज का शिखर बना रहा है इस बिंदु P से फुल एंगल बच्चों देखो ध्यान समझना है। ओनली इसके बीच में बस इतना मत करिएगा, चूँकि ये दृष्टि रेखा है, जब शिखर को देखेगा झंडे के तो ये हमारी हो जाएगी दृष्टि रेखा, और ये है हमारी क्षैतिज रेखा। हमेशा एंगल दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के बीच बनता है, और ये फुल एंगल हमारा है पूरा, ये यहाँ से यहाँ तक कितना है? 45 अंश, ठीक। तो कह रहा ध्वज दंड की लंबाई, ये बच्चों झंडा कितना लंबा है उसकी लेंथ मान लिया L है, ठीक। और पूछा है बिंदु P से भवन की दूरी, P से इस भवन की दूरी मान लो बच्चों ये दूरी कितनी है? X है। बात समझ रहे हैं? चलिए, तो हमें यानी कि L निकालना है, H निकालना है, तो हम सॉल्व करते हैं। लिखेंगे यहाँ पे समकोण त्रिभुज PAB में, देखिए PAB कहाँ है? PAB ये 90 अंश का कोण, इसलिए समकोण बोल रहे हैं। इसमें जो छोटे वाले में कैटेगरी बना 30 अंश, तो यहाँ लिखेंगे बच्चों हमेशा tan लेते हैं, tan 30 डिग्री बराबर ये लंब है। लंब हमारा क्या है? A से B तक AB बट्टा आधार बच्चों A से P, ठीक। tan थीटा बराबर होता है लंब बट्टे आधार, लंब है A से B तक, आधार P से A तक, छोटा वाला ट्रायंगल लेके चल रहे हैं, ठीक। तो tan 30 का मान होता है बच्चों 1/3 बराबर A से B तक। मकान कितना ऊंचा था बच्चों? 10 मीटर ऊंचा है, मकान की हाइट 10 है, बट्टा AP क्रॉस मल्टीप्लाई, जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों? AP का 1 में गुणा AP बराबर 10 में 3, ये हो जाएगा AP इतना मीटर। बात समझ रहे हैं? तो या इसकी वैल्यू पुट कर दीजिए, 10 गुणे में 3 का मान बच्चों 1.732, तो उसका गुणा करा देंगे तो ये हो जाएगा 17.32 मीटर। क्लियर? क्योंकि बच्चों √3 की वैल्यू दे रखा था क्वेश्चन में, ठीक। √3 की जो वैल्यू है ना 1.73 वो क्वेश्चन में दे रखा है, ठीक। तो इतना हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक। और देखना बच्चों, अब क्या करते हैं, चलना हमें समकोण त्रिभुज PAD में, PAD बड़ा वाला यानी PAD बड़े वाले में चलेंगे तो tan, देखो बच्चों बड़ा वाला में चलेंगे तो फुल एंगल लेंगे, बड़े वाले त्रिभुज में पूरा कोण 45 अंश बराबर लंब हो जाएगा पूरा बड़ा वाला लंब AB प्लस DB। बात समझ रहे हैं? यानी A से लेके कहाँ तक? D तक, AD बट्टा आधार वही सेम आधार पर दोनों ट्रायंगल हैं, AP ही रहेगा। तो tan 45 का मान 1 होता है बच्चों, ध्यान देना। अब आगे A से बच्चों अगर हम A से D तक जा रहे हैं तो आप समझ सकते हैं A से लेके B तक कितना है? 10 प्लस ऊपर कितना है उसकी लेंथ L मान लिया हूँ, ठीक। बट्टा AP, और A से P तक चाहे AP ही रहने दीजिए या उसकी जगह x आप रख सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं है। तो AP एक कम AP बराबर 10 प्लस L, ठीक। तो AP बच्चों देखो AP कितना है ऊपर, यहाँ समीकरण ये जो ना AP की वैल्यू ला के यहाँ पे रख दीजिए। तो AP बराबर बच्चों 10 में 3, तो यहाँ पे रखिए 10
करड़ी में 3 बराबर 10 प्लस एल, इसको सॉल्व करिए। 10 करड़ी में 3 माइनस का 10 बराबर एल, 10 कामन तो करड़ी में 3 माइनस 1 बराबर एल, तो 10 करड़ी में 3 का मान 1.732 और माइनस का 1 बराबर एल, तो 10 गुणे 1 घटा देंगे तो 10 ओनली 0.732 बचेगा, गुणा करने पर हो जाएगा 7.32। ये हो जाएगा बच्चों क्या एल, एल क्या था ध्वज दंड की लंबाई, ध्वज दंड की लंबाई, ये हो जाएगी 7.32। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। स्टूडेंट्स अगर ऐसा है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, क्योंकि आप बाद में भूल जाते हैं। स्टूडेंट्स अगर मैं आपसे गुजारिश करना चाहता हूं कि अगर मेरे यूट्यूब चैनल पर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो मेरे चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें, ताकि आने वाली वीडियोज़ आपको ज़रूर सबसे पहले मिल सके। ठीक, तो एग्जाम्पल नंबर 4 हमने सॉल्व किया। अब चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 5 पर। ठीक, तो देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 5 क्या कहता है, सुनिएगा एक बार। एग्जाम्पल नंबर 5 यहाँ पे बच्चों देखिए, कह रहा है कि एक समतल ज़मीन पर खड़ी मीनार की छाया उस स्थिति में 40 मीटर अधिक लंबी हो जाती है जबकि सूर्य का उन्तांश कोण 60 से घटकर 30 हो जाता है। 60 से घटकर 30 अंश हो जाता है, अर्थात छाया के एक सिरे से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश। ठीक, और बीडी छाया की लंबाई है और डी बी छाया की लंबाई है, जबकि उन्नयन कोण 30 अंश है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो ये क्वेश्चन है, मैं समझाता हूँ आपको क्या कह रहा है, समझिएगा। देखिए बच्चों, समतल ये आपकी कोई ज़मीन है, ये समतल है आपका कोई ज़मीन, एक मीनार की छाया, देखो क्या है यहाँ पे एक मीनार खड़ी है और मीनार अगर याद रखना बच्चों, अगर ये मीनार है ना तो मीनार की छाया ज़मीन पर ही नीचे बन रही है। ठीक, अब देखना ये मीनार आपकी अगर है तो ये छाया होगी। ठीक, छाया तो ज़मीन पर ही बनेगी। अब सुनना, कह रहा कि मीनार की छाया 40 मीटर उस स्थिति में बढ़ जाती है जबकि उन्नयन कोण उन्नतांश मतलब वही उन्नयन कोण 60 अंश से घटकर 30 अंश हो जाता है। तो पहले बच्चों देखना, पहले एंगल कितना था, पहले बच्चों था 60 अंश। ठीक, अच्छा, मीनार के जो शिखर का उन्नयन कोण है वो 60 अंश था। अब क्या कहता है, कोण घट के 30 हो जाता है। तो बच्चों ध्यान देना यहाँ पे, ये जो एंगल है ना घट के, पहले 60 था, जब घटेगा ना तो ये दूर बनेगा, यहाँ दूरी पर छोटा वाला हमेशा दूर बनता है। ठीक, ये 30 डिग्री यहाँ पे बनेगा। कह रहा कि जब एंगल 60 से 30 होता है तो देखिए बच्चों, जब 60 था तो ये छाया ओनली यहाँ से यहाँ तक, बात को मेरी गौर से देखिएगा। जब एंगल 60 अंश था मीनार के शिखर का, यहाँ पे शिखर का उन्नयन कोण बच्चों ये नीचे बनेगा 60 अंश। जब 60 था तो ये छाया इतनी थी, ये यहाँ से यहाँ तक रही होगी। लेकिन कह रहा जब एंगल 60 से घट के क्या होता है 30 होता है, तो ये जो इतनी छाया थी ना वो बढ़ जाती है। कितनी बढ़ जाती है, ये इतनी बढ़ जाती है, 40 मीटर वो बढ़ गई। ठीक, अब ध्यान सुनना, और मैं यहाँ पर जो बच्चों ये यहाँ से यहाँ तक कुछ मैं मान लेता हूँ तो बहुत अच्छा रहेगा, इसको मैं x मान लेता हूँ। ठीक, सुनिएगा बात, पॉइंट यहाँ पे A लिखिएगा, यहाँ पर पॉइंट B लिखिए, यहाँ पे पॉइंट बच्चों C होगा और यहाँ पे पॉइंट D होगा। क्लियर मेरी बात? अब सुनना, पूछा क्या बच्चों, मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ठीक, तो देखते हैं यहाँ पे मीनार की ऊंचाई, यानी ये मीनार की ऊंचाई को हम लेट कर ले रहे हैं, मान लिया कि मीनार की हाइट कितनी है h। तो चलो बच्चों पहले छोटे वाले में चलते हैं। तो यहाँ पे चलेंगे समकोण त्रिभुज ABC में, ABC में ये 90 है बच्चों। ठीक, लिखेंगे समकोण त्रिभुज ABC में बच्चों, ये लंब है और ये आधार है। छोटे में चल रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, tan से बन रहा छोटे में 60 अंश बराबर लंब बच्चों क्या है h बट्टे आधार x। tan थीटा बराबर क्या होता है बच्चों, लंब बट्टे आधार। तो 90 के ठीक सामने लंब एक कर्ण होता है और थीटा के ठीक सामने लंब होता है। अब 60 की वैल्यू कितनी होती है बच्चों, कर्ण में 3 बराबर h बट्टा x बट्टा 1 क्रॉस मल्टीप्लाई h का 1 में और x कर्ण में 3 हो जाएगा ये आपका। ठीक, बात समझ रहे हैं? अब देखना बच्चों, ये हमारा इक्वेशन नंबर फर्स्ट है। ठीक, अब एक बड़ा वाला त्रिभुज लेंगे, समकोण त्रिभुज
कौन सा बच्चों, ए बी डी, ए बी डी, ए बी डी में इसमें बच्चों को लंब हमारा क्या है लेंगे 10, कैंस बना बड़े वाले में 30 अंश। लंब हमारा ए से बी तक यानी एच है, आधार बच्चों बी से लेके डी तक बी डी है, तो बी डी बच्चों क्या हो जाएगा, देखो ए पहले बी से सी तक एक्स है, फिर सी से डी तक, यानी बी डी अगर निकालना है तो 40 में एक्स जोड़ देंगे, 40 प्लस एक्स, 10/60 का मान बच्चों कितना होता है, 1/3 बराबर एच बट्टा 40 प्लस एक्स, क्लास मल्टीप्लाई एच करड़ी में 3 बराबर 40 प्लस एक्स। ठीक, यक्स का मान बच्चों चूँकि हमें निकालनी है ना हाइट बतानी है, क्या बतानी है, हाइट, हमें यच की ज़रूरत है यानी एक्स को हटाना है। तो एक काम हम करते हैं यहाँ से, तो यहाँ देखिएगा, अगर यहाँ से बच्चों हम क्या करें ना कि एक्स की वैल्यू निकाल लें तो एक्स बराबर आएगा एच बट्टा करड़ी में 3। बात समझ रहे हैं कि नहीं। यहाँ से अगर हम एक्स की वैल्यू निकालेंगे तो ये मेरे अब यही एक्स का मान ला के रख देते हैं, एक्स का मान इसको 2 समीकरण 2 में रखने पर, तो रख दीजिए बच्चों यहाँ पे x का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो यहाँ पे रखिए h करड़ी में 3 बराबर 40 प्लस x, और x बराबर है h बट्टा करड़ी में 3। इनको आप सॉल्व कर देते हैं तो हो जाएगा h करड़ी में 3 माइनस का h बट्टा करड़ी में 3 बराबर का 40, ये गुणा करें 3 त्रिक का 9 करड़ी में 9, 9 वर्गमूल 3, 3h माइनस का h बट्टा करड़ी में 3 बराबर 40, 3h में से 1h निकलेगा तो 2h बराबर 40 करड़ी में 3, ये 3 इधर भेज दिया क्रॉस गुणा करा के। ठीक, 2 से काटो, h बराबर आएगा 20 करड़ी में 3। अब आप जानते हैं एक चीज़, यही हो जाएगी क्या, h हम किसको माने थे बच्चों, मीनार की ऊंचाई, यही तो थी। देखिए यहाँ पे मीनार की ऊंचाई h, तो मीनार की जो ऊंचाई थी, मीनार की ऊंचाई h बराबर 20 करड़ी में 3 मीटर। दिस इज़ योर रिक्वायर्ड आंसर। ओके, नाउ मूविंग टू नेक्स्ट एग्जांपल्स। ये बच्चों आपका एग्जांपल नंबर कौन सा था, एग्जांपल नंबर बच्चों ये 5 था। कौन सा एग्जांपल था, 5। तो इस तरीके से एग्जांपल नंबर 5 इज आल्सो डन। नाउ नेक्स्ट एग्जांपल्स देखते हैं, एग्जांपल नंबर 6। देखिए बच्चों एग्जांपल नंबर 6 क्या कहता है, सुनिएगा। इस तरीके से पूरा सॉल्व हुआ एग्जांपल 6 की अब हम लोग बात करेंगे। एग्जांपल नंबर 6 क्या कहता है आपको दिखाते हैं, सुनिएगा। कह रहा है कि एक बहुमंजिल भवन के शिखर से देखने पर 8 मीटर ऊंचे भवन के शिखर और तल के अवनमन कोण क्रमशः 30 अंश 45 अंश है। बहुमंजिल भवन की ऊंचाई और 2 भवनों के बीच की दूरी, एक भवन AB, एक भवन आपका है CPC, इनके बीच की क्या है डिस्टेंस, ए वाली डिस्टेंस बतानी, जिसको हम x से डिनोट करके दिखा रहे हैं। ठीक, तो A और C इन दोनों के बीच की दूरी बतानी, AC बतानी है, और PC मतलब बहुमंजिल भवन की ऊंचाई भी बतानी है। चलिए बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, सॉल्व करके दिखाते हैं आपको। यहाँ देखिएगा, तो बच्चों यहाँ देखना, मेरे पास क्या है, कह रहा है एक बहुमंजिल भवन के शिखर से देखने पर। तो देखिए बच्चों, बहुमंजिल मतलब जिससे होता है ना कि कई कमरे एक के ऊपर एक। ठीक, जैसे देखिए ये आपका बहुमंजिल का मतलब है कि जो रूम के ऊपर रूम आपको मिलते रहेंगे। ठीक, ध्यान से देखिए, तो हमने मान लिया कि ये जो P से लेके C तक है ना, ये बहुमंजिल भवन है। एक पॉइंट हम यहाँ पे बच्चों D मानते हैं, सुनिएगा क्यों ऐसा कर रहे हैं। और कह रहा है एक बहुमंजिल भवन है और एक 8 मीटर ऊंचा भवन है। तो बहुमंजिल भवन से तो 8 मीटर भवन जो होगा वो छोटा ही होगा, तो यहाँ पे हमने मान लिया ये 36 हमारी रेखा हो गई। ठीक, देखो बच्चों, कह रहा है बहुमंजिल भवन के शिखर बच्चों यहाँ एकदम ऊपर होता है, शिखर से 8 मीटर ऊंचे भवन के शिखर और तल के अवनमन कोण 8 मीटर ये ऊंचा भवन है। ये जो यहाँ से सुनना बच्चों, ये चीज़ जो है मैं बता रहा हूँ, 8 मीटर ऊंचा एक क्या आपका एक भवन है, मेरी बात समझ रहे हैं। कह रहा है इस 8 मीटर ऊंचे भवन और आधार के अवनमन कोण क्रमशः 30 अंश और 45 अंश। ठीक, तो कह रहा है शिखर का उन्नयन कोण कितना, अवनमन कोण 3। बच्चों देखो ये यहाँ पे समझना, ऊपर से देखा जा रहा है नीचे, बहुमंजिल से देखा जा रहा है 8 मीटर ऊंचे वाले भवन के शिखर को। तो जब ऊपर से नीचे देखते हैं तो अवनमन कोण बनता है, और शिखर का जो अवनमन कोण है बच्चों ना, अब देखो बच्चों ये हमारी दृष्टि रेखा हो गई, दृष्टि रेखा हमारी हो गई, क्योंकि शिखर से देखा जा रहा है इस 8 मीटर ऊंचे भवन के शिखर को। तो जब बहुमंजिल से देखा जा रहा है 8 मीटर ऊंचे भवन के शिखर को, तो ऊपर से कहाँ देखा जा रहा है, नीचे। जब हमें
ऊपर से नीचे देखते हैं, यानी कि अपने सिर को झुका कर देखना होता है, तब अवनमन कोण बनता है। तो अवनमन कोण ए हो गई दृष्टि रेखा, और हमें क्षैतिज रेखा। क्षैतिज रेखा क्या होती है? या तो पृथ्वी होती है या पृथ्वी के समांतर एक काल्पनिक रेखा होती है। तो यहाँ पे हमें क्या करना होगा? डॉटेड एक काल्पनिक रेखा का क्या करना होगा बच्चों? खींच देते हैं। ठीक, ये हो गई। तो देखो ये कोण हमारा 30 अंश। तो बहुमंजिल भवन के शिखर से 8 मीटर ऊंचे भवन के शिखर का उन्नयन कोण, अवनमन कोण 30 अंश। और समझना, कह रहा कि उसी बहुमंजिल से मकान के आधार का उन्नयन कोण कैसे है? 45 अंश। कितना है बच्चों? 45 अंश। तो एक चीज़ हमें जरूर, जब अवनमन की बात आती है तो हमें यहाँ पे पृथ्वी के समांतर, क्षैतिज रेखा के समांतर यहाँ पे एक रेखा, काल्पनिक रेखा खींचनी पड़ती है। तो बच्चों याद रखना, ये 30 है तो ए एंगल भी कितना होगा? 30। अगर ए एंगल 45 है तो ये फुल एंगल कितना हो जाएगा बच्चों? ए भी क्या हो जाएगा? 45। जानते हैं आप लोग एकांतर अंतः कोण है बच्चों। ये जेड वाली शेप बन रही है ना, देखो ये जेड वाली शेप बन रही है कि नहीं बन रही? तो ये 30 है तो ये भी 30 हो जाएगा, अगर ये 45 है तो ये भी 45 हो जाएगा। बात समझ में आई? अब चलिए, तो यहाँ पे नाम रख दो फटाफट, ए सी, और यहाँ पे पॉइंट बी है और पी है, यहाँ पे एक पॉइंट मैंने क्यों माना बच्चों? देखिए जो आपके बुक में ये पॉइंट को लेट किया मैं वही मान रहा हूँ, ठीक, ताकि आपको समझने में कोई प्रॉब्लम ना हो। अब देखना, तो बच्चों ये काम क्या पूछा है हमने? बहुमंजिल भवन की ऊंचाई, ये दोनों भवनों के बीच की दूरी भी पूछा है, ठीक, यानी ए से सी तक। ठीक, ये जो दूरी है ना, इस दूरी को निकालना है, ए सी दूरी बतानी है, और पूरा ये फुल डिस्टेंस, ये चीज़ यहाँ तक पूरा फुल डिस्टेंस बतानी है, पी से लेके सी तक, यानी पी सी भी बताना है। ठीक, देख सुनिएगा ध्यान से। तो चलते समकोण त्रिभुज, ध्यान से देखिएगा। समकोण त्रिभुज सबसे पहले हम पी बी डी में चलेंगे। पी बी डी में देखो बच्चों, पी बी डी, ये छोटे वाले में 30 बन रहा है, लिखेंगे tan 30 अंश बराबर लंब, छोटे वाले में चलने बच्चों तो पी से डी तक ही लिया जाएगा, बट्टे आधार बी से डी तक। ठीक, अच्छा, tan 60 का मान बच्चों 1/3 बराबर पी डी बटा बी डी। अब क्रॉस गुणा कर दीजिए, तो यहाँ हो जाएगा बी डी बराबर, बी डी एकम, बी डी बराबर पी डी करड़ी में 3, समीकरण नंबर 1। ठीक, अब देखो, अब त्रिभुज पी ए सी में बड़ा वाला कैंस बन रहा है 45, तो tan 45 लेंगे, हमेशा tan लेंगे यहाँ पे। ठीक, बड़ा वाला है तो बड़ा वाला लेंगे, पी सी है बटा, फिर क्या हो जाएगा? आधार ए सी हो जाएगा। tan 45 का मान एक पी सी, देखो बच्चों पी से सी तक आना है तो पी डी चलेंगे, क्या चलेंगे? पी डी प्लस डी सी या सी डी बटा ए सी। अब ध्यान से सुनना आप, तो क्या मिलने वाला है यहाँ पे? तो बच्चों देखना यहाँ पे 1 इज इक्वल टू, या ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, पी डी, तो पी से डी तक तो मालूम नहीं है, रहने दीजिए, प्लस सी डी, सी से डी तक, अगर ये 8 है तो ये भी 8 होगा। अब जान रहे हैं, देख ले, कंपेरिजन करिए, जितनी ये हाइट है उतनी ये भी हाइट होगी, बट्टा ए सी, ए से लेके कहाँ तक? तो देखिएगा। अच्छा एक चीज़ बताइए हमको, क्या हम AC की जगह BD नहीं लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। देखो जितना AC है उतना ही BD है, तो AC की जगह बच्चों हम क्या लिख सकते हैं? BD बट्टा एक, क्रॉस गुणा करिए, BD एकम BD। ध्यान रखिएगा, हम बच्चों AC की जगह BD लिख सकते हैं, क्योंकि जितना AC है उतना BD है, तो क्रॉस गुणा BD बराबर हो जाएगा PD प्लस 8। बात समझ में आई? अब ध्यान से देखिएगा, यहाँ से बच्चों ऊपर ये जो आपका PD है, तो यहाँ से वैल्यू पुट कर दीजिए। ठीक, तो यहाँ से BD की वैल्यू कितनी है? PD करड़ी में 3, ये क्या BD की वैल्यू बच्चों है? PD करड़ी में 3 बराबर PD प्लस 8। ये कहाँ से हो रहा है? समीकरण 1 से। समझ गए क्या हमने कर दिया बच्चों? BD का क्या बोलते हैं, BD का मान रख दिया। ठीक, PD है यहाँ पे, PD करड़ी में 3, तो ये हो जाएगा PD करड़ी में 3 माइनस PD बराबर का 8, PD कॉमन, तो करड़ी में 3 माइनस 1 बराबर 8,
PD बराबर 8 बट्टा करड़ी में 3 माइनस 1। ठीक, अपरमेयकरण करेंगे बच्चों, ध्यान से सुनिएगा। ठीक, इसके संयुग्मी से करड़ी में 3 प्लस 1 से ऊपर, देखिए हर का संयुग्मी माइनस है, इसके संयुग्मी प्लस हो जाएगा। ठीक, माइनस है तो उल्टा चिन्ह हो जाता है। करड़ी में 3 प्लस 1, इसको हल करेंगे बच्चों तो ये आ जाएगा ऊपर 8 ब्रैकेट में 3 प्लस 1 और नीचे देखो ये बच्चों अपरमेय तो अपरमेय जो होता है वो परमेय में कभी गुणा नहीं करता है, नहीं मतलब करता है लेकिन हो नहीं पाता है। ठीक, गुणा जो है नहीं होता है। ठीक, इसको इस तरीके से यानी लिख लेते हैं। अब देखो a माइनस बी ए प्लस बी, तो क्या बन जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसका वर्ग करेंगे तो करड़ी हट जाएगी माइनस का 1, यानी 8 करड़ी में 3 प्लस 1 ब्रैकेट, सुनना ध्यान से, और बट्टा ये ब्रैकेट है बट्टा 2 से काटा 2 चौको 8, यानी कि आ जाएगा आपका 4 ब्रैकेट में करड़ी में 3 प्लस 1 इतना मीटर। ये क्या है बच्चों, किसकी वैल्यू हमने निकाली है, PD की वैल्यू है। कहाँ से कहाँ तक, P से D तक आ गया। ये हमारा किसका मान है, PD। तो हमने अभी PD निकाला। अब क्या करेंगे, ध्यान से सुनिएगा। तो ये चीज़ हो गई। अब लिखेंगे यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ध्यान सुनिए। लिखेंगे बहुमंजिल भवन की ऊंचाई। अब ये कैसे निकलेगा बच्चों, ध्यान से ना, ये P से लेके C तक है, तो यानी PC बराबर PD में हम क्या करेंगे, DC जोड़ देंगे। तो PD हमने अभी भी निकाला 4 ब्रैकेट में करड़ी में 3 प्लस 1 प्लस DC, D से C तक 8 है, तो 4 बच्चों हमारा कॉमन मिल रहा है यहाँ से, तो हो जाएगा करड़ी में 3 प्लस 1 प्लस 4 दूना 8, तो हो जाएगा 4 ब्रैकेट में करड़ी में 3 प्लस 3 इतना मीटर हो जाएगा। बात समझ रहे हैं। इस तरीके से क्वेश्चन क्या हो चुका, क्वेश्चन में एक पार्ट मतलब बहुमंजिल भवन की ऊंचाई निकल चुकी है। ठीक, और दोनों भवनों के बीच की दूरी जो थी बच्चों, देखो जो दूरी AC थी वो दोनों भवनों के बीच की दूरी थी, उतनी दूरी BD भी है, तो BD हमने पहले ही निकाल लिया था। ठीक, ये हो जाएगी आपकी क्या, दोनों भवनों के बीच की दूरी, दोनों। तो यहाँ पे बच्चों एक काम करिए ना, PD की वैल्यू अगर रख दें, यही PD की वैल्यू रख देते हैं समीकरण कहाँ, 1 में। तो लिखेंगे समीकरण, देखना बच्चों यहाँ पे नीचे समीकरण 1 में PD का मान रखने पर तो क्या हो जाएगा, रख दीजिए। तो BD बराबर हो जाएगा PD का मान है 4 करड़ी में 3 प्लस 1, 4 ब्रैकेट में करड़ी में 3 प्लस 1 गुणे करड़ी में 3, हो जाएगा 4, इसका गुणा करा देंगे तो 3 त्रिका 9, 9 गुणे 3 प्लस करड़ी में 3, इतना मीटर हो जाएगी दोनों भवनों के बीच की दूरी। ठीक, इस तरीके से क्वेश्चन क्या हो चुका बच्चों, डन हो चुका है। तो एक बार आप ज़रूर, अगर एक बार में आपको समझ में नहीं आता है तो दोबारा आप ज़रूर देखिए, आपको ज़रूर समझ में आएगा। ठीक, इस तरीके से ये क्वेश्चन क्या हो चुका है बच्चों, सॉल्व हो चुका है। ठीक, चलिए तो अब हम बात करते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की। कौन सा एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर 7। एग्जाम्पल नंबर 7 क्या कहता है, सुनिएगा ध्यान से। एग्जाम्पल 7 इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल है बच्चों, जो बार बार एग्जाम में पूछा जा चुका है।